बच्चों, ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो कल जो लेक्चर चल रहा था, जो कल हमारा आदिवासी आर्थिक व्यवस्था पर हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें से हम अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं आदि का अध्ययन कर चुके थे और आज हम उसी के क्रम से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के उस समय मुख्य स्तर किस तरह के थे। जो आर्थिक विकास था वो किस किस स्तर पर हो रहा था। जो सबसे पहला प्रथम स्तर उनका रहा शिकार एवं भोजन संकलनशील स्तर की अर्थव्यवस्था। ये सबसे प्रथम स्तर था उनकी आर्थिक व्यवस्था का, कि उस समय जो व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो लोग सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो जनजातियाँ उदर पूर्ति के लिए, मतलब अपने खाने के लिए उत्पादन नहीं करती थीं, बल्कि जो पेड़ों से प्राप्त होता था, जो पेड़ों से मिलता था, क्योंकि मुख्य रूप से वे लोग जंगल में पैदा होने वाले जितने भी कंदमूल, फल, शहद आदि से ही अपना जीवन यापन करते थे। उस समय स्वयं का उनका कोई उत्पादन नहीं होता था, ना ही कोई उत्पादन के साधन थे उनके पास, ना ही इतना विकास हुआ था कि जिससे वो उत्पादन के बारे में कुछ जानते। तो जो पहले से प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए जंगलों में निवास करते थे और उस समय जो भी उन्हें पेड़ों से प्राप्त होता था उसी को भी संकलन करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। या तो वो जो शाकाहारी होते थे वो जंगलों में रहकर कंदमूल, फल और शहद आदि इकट्ठा करके उससे जीवन व्यतीत करते थे, और विशेष रूप से जो मांसाहारी होते थे वो मछली मारकर एवं शिकार करके भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें हम उत्पादक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें उनका कोई उत्पादन नहीं होता था, वो तो प्रकृति का द्वारा उत्पादित वस्तुएं थी जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। मानव भोजन प्राप्ति के लिए जब विशेष प्रयत्न करता है और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भोजन में वृद्धि होती है, जैसे पशुपालन करके, कृषि या उद्योग धंधों में प्रयत्न करके, तो ऐसे स्तर को उत्पादन स्तर की अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन उस समय इस तरह की कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, वो सिर्फ जो जंगलों में उत्पादन होता था उसी को संकलन करके अपना जीवन यापन करते थे। ये सबसे आर्थिक व्यवस्था का प्रथम स्तर था। शिकार एवं संकलन के प्राथमिक स्तर पर मानव केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति जितना ही संकलन कर पाता था, उसके पास किसी तरह की कोई बचत नहीं होती थी जिसका कि वह विनिमय कर सके और उसके बदले कुछ दूसरी चीज़ों को प्राप्त कर सके। तो द्वितीयक स्तर पर उपभोग के बाद विनिमय के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। दूसरा था पशुपालन स्तर की अर्थव्यवस्था। ये उनका द्वितीय स्तर था। अब वो जो कंदमूल, फल से प्राप्त करके उनको इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, उससे वो थोड़े ऊपर चले गए थे, आगे चले गए थे। उनका अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा विकास हो चुका था, क्योंकि जब वो जंगली जानवरों को मारकर शिकार कर कर अपनी उदर पूर्ति करते थे, तो उन्होंने देखा कि पशुओं को मारने के बजाय यदि हम इन्हें पाल लें, इनको पाल लें, और तो वो हमें अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। उनके बाल, चमड़े, हड्डी, मांस आदि सभी का उपयोग हम कर सकेंगे। एक जीवित अवस्था में उसके दूध और दूध से बने बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे, और जब उसने ऐसे विचारों के साथ पशुपालन प्रारंभ किया, तो जो उस समय था मनुष्य का सबसे पुराना साथी था, जो जिसे को सबसे पहले वो पालते थे, वो था कुत्ता।
जो मनुष्य के बचे हुए भोजन से उन्हें उसे खाने के लिए कुछ अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी, और जो कुछ वो लोग खाते थे उससे जो कुछ भी बच जाता था उससे उन्हें उसका भोजन एवं शिकार को पाकर वे उसके साथ ही रहते थे। कुत्ते ने मनुष्य के वफादार रखवाले के रूप में भी कार्य किया है और कभी कभी जानवरों के शिकार में भी उसकी सहायता करता था। जो दूसरा पशु उन्होंने पालना शुरू किया था, बिल्ली, क्योंकि धीरे धीरे मानव ने गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, अन्य पशुओं को भी पालना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उनकी थोड़ी सी जो विकास की सीमा थी वो आगे आगे बढ़ रही थी। उसके बाद पशुओं का उपयोग धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में थोड़ा बहुत पशुपालन देखने को हमेशा हमें मिलता रहा है। जो पशुपालन की अर्थव्यवस्था में मानव में थोड़ी थोड़ी स्थिरता आई, मतलब वो जंगलों में जो घुमक्कड़ के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, अब उनका ठहराव एक स्थान पर हो चुका था। वह पशुओं को लेकर ऐसे स्थानों पर कुछ समय तक रहने लगे थे जहां घास बाहुल क्षेत्रों की हो और चल पड़ते थे। बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो रेंडियर वो क्या करते थे, कुत्ते पालते थे, और कुत्ते उनकी स्लेज नामक गाड़ी को बर्फ में खींचते थे। रेंडियर से वे दूध एवं मांस दोनों प्राप्त करते थे। इसकी चर्बी को भी जलाते थे और खाल को पहनते थे एवं नाव बनाने के लिए भी काम में लेते थे। वे दूध एवं दूध से बने पदार्थ, चमड़े, बाल एवं मांस आदि को बेचकर जीवन की अन्य आवश्यकताओं को भी वस्तुएं खरीद लेते थे। और रेगिस्तान के जो निवासी थे वो घास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के लोग भी पशुपालन करने लगे थे। पशुओं का उपयोग दूध एवं मांस के लिए नहीं करते थे बल्कि कृषि के लिए भी करते थे। ये विकास की जो था द्वितीय स्तर था। घुमक्कड़ से एक स्थान पर रुक गए थे और सिर्फ जो उन्हें वहाँ से प्राप्त होता था, जो जंगलों से प्राप्त होता था, अब उनको थोड़ी सी समझ आ गई थी, थोड़ा उनका विकास हो चुका था, थोड़ा नैतिक विकास हो चुका था, थोड़ा सांस्कृतिक विकास हो चुका था, और वो समझते थे कि जो चीज़ हम मारकर जिनको खा जाते हैं उनको अगर हम पालें तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त हो सकते, बहुत चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो ऐसा सोच के ऐसा काम करने लगे थे और जानवरों के साथ रहते हुए वो अपने साथ उसको उनका उपभोग भी करते थे, और जो उनकी चीज़ें ऐसे होती थी उन्हें वो बेचकर उनसे अन्य चीज़ें ले लेते थे। अब तीसरा जो था वो कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था आ गई थी। अब उन्होंने जब 2 स्तर पार कर लिए थे तो तीसरे स्तर में कृषि कार्य करने लगे थे, क्योंकि जब मनुष्य ने देखा कि फलों को खाकर उनके बीज एवं गुठलियों को जब फेंक देते हैं तो इन बीजों को अंकुरित होते हुए उससे और पेड़ पौधे के रूप में फलते और फूलते देखते हैं, तो उनके मन में उन्हें उगाने की लालसा पैदा हो गई। ऐसा संभवतः सर्वप्रथम स्त्रियों को ही ज्ञान हुआ, क्योंकि पुरुष तो बाहर शिकार में व्यस्त रहते थे। पशुचारण के दौरान उनके यह भी अनुभव किया कि एक विशेष ऋतु में ही फल फूल उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और उनसे कृषि संबंधी ज्ञान उन्हें थोड़ा थोड़ा होने लगा। जो कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो फलोद्यान के आधारित पर आश्रित और दूसरा कृषि आश्रित। अर्थव्यवस्था फल फूल देने वाले पौधों का उगाने का कार्य संभवतः विश्व में सर्वप्रथम इथोपिया, उत्तर भारत की घाटियां, दक्षिण पूर्वी एशिया, मैक्सिको, चिली आदि स्थानों पर हुआ, और पेड़ लगाने के लिए मानव ने कुदाल, फावड़े आदि चीज़ों का उपयोग किया, और कृषि यंत्रों को कमी के कारण वे कार्य उन्हें स्थानों पर
उन्हीं स्थानों पर अधिक हुआ जहाँ भूमि उपजाऊ एवं सरलता से खोदी जाती थी, क्योंकि आज की तरह उनके पास कृषि यंत्र नहीं थे। तो उस समय मानव खाद का भी प्रयोग नहीं जानता था, अतः उर्वरता नष्ट होने पर वृक्षों को नए स्थानों पर ले जाना जरूरी हो जाता था। तो सर्वप्रथम केला, नारियल, ब्रेड फ्रूट आदि वृक्षों को उगाया गया और इसी प्रकार धीरे धीरे अन्य फलों के पौधों को भी उगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनको कृषि का ज्ञान होता गया और वो अपना उत्पादन और कृषि कार्य बढ़ाते गए। अनाज की खेती जो थी वो सबसे पहले मिस्र में प्रारंभ की गई थी। अतः उनके उगाने की प्रमुख 3 विधियां थीं जो अन्न के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों पर आधारित थी। जैसे चावल की खेती दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रारंभ हुई, गेहूं शेष एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में विकसित हुआ और मक्का अमेरिका में उपज। तो इन्हीं कृषि कार्य नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ, जिसमें मनुष्य की जब तक की अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में योगदान दिया और कृषि के नए यंत्रों का आविष्कार हुआ और पशुओं के सहारे खेती की जाने लगी। आदिवासियों में कृषि के तरीके अविकसित ही हैं। कई जनजातियां स्थानांतरित खेती करती हैं। वे जंगलों में पहले आग लगा देती हैं और जब पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं तो वहीं पर कृषि कार्य करने लगते हैं। 3-4 वर्ष में यह भूमि उपजाऊ उपज देना बंद कर देती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है या बंद कर देती है, तो वे लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर भी यही विधि अपनाई जाती है। ऐसी कृषि केवल मोटे अनाजों जैसे बाजरा, चना, मटर आदि ही संभव है। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में होता है। उत्पादन कार्य इन समाजों में सामूहिक रूप से किया जाता था, क्योंकि कृषि भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था और जो मुखिया होता था वह उपज को परिवारों की आवश्यकता के अनुसार बांट देता था। कहीं कहीं पर कृषि कार्य पारिवारिक स्तर पर भी किया जाता था। अविकसित कृषि स्तर में आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद विनिमय के लिए बहुत कम ही बच पाता था, क्योंकि फसल काटने या एकत्रित करने के लिए एक गांव के लोग परस्पर सहायता करते थे और इन लोगों में भी श्रम विभाजन यौन आधार पर पाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने, बांस लकड़ी के टोकरे बनाने, कपड़ा बनाने वाले विशेषज्ञ भी होते थे और वे लोग कृषि के अतिरिक्त समय के हस्तकला एवं कुटीर उद्योग आदि का कार्य भी करते थे। धन व संपत्ति संबंधी भेद न होने से समाजों में वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। राजा एवं शासकों को भेंट आदि की प्रथा भी नहीं होती थी। अब था हमारा चौथा स्तर, जो औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था थी, वो थी विकास का चतुर्थवां स्तर, चौथा स्तर। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आदिम समाजों में बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि व पशुपालन के साथ छोटे छोटे दस्तकारों के व्यवसाय तो कई समाजों में प्रचलित हैं, परंतु पूर्ण रूप से उद्योग पर निर्भर अर्थव्यवस्था तो सभ्य समाजों में भी नहीं है। वहाँ पर उद्योग के साथ साथ कृषि की भी की जाती है और आदिम समाजों में पशुपालन एवं कृषि के साथ छोटे छोटे कार्य, टोकरी बनाना, रस्सी, चटाई, कपड़ा आदि, लोहे के औजार, बर्तन, बेंत का कार्य आदि भी किया जाता था। और जो शिल्प उद्योगों में आदिवासियों ने कलात्मक वस्त्रों का भी निर्माण किया। असम के नागा प्रसिद्ध कलात्मक वस्त्रों का निर्माण करते हैं। ऐसे समाजों में कुछ लोग कृषि आदि का कार्य करते हैं तो कुछ उन पर रहने वाले शिल्प उद्योग में लग जाते हैं। और ये स्तर, ये जो अर्थव्यवस्था का था वो चतुर्थ स्तर था। धीरे धीरे हमने देखा कि एक के बाद आदिवासी लोगों का भी विकास होता गया। जो प्रथम वो था, वो सबसे पहले वो जो करते थे वो सिर्फ संकलन करते थे,
अपने आप कुछ उत्पादन नहीं करते थे। दूसरे स्तर पर जिसको वो जानवरों को मार के खा जाते थे, तो उन्होंने देखा कि इसको पाल के भी हम आगे और इनका जीवन यापन कर सकते हैं, इनको आगे चला सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होंगे। तो ये द्वितीय स्तर था। और फिर कृषि स्तर पर अर्थव्यवस्था उनका तृतीय स्तर था, जिस पर उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे, उनके पास आज की तरह भूमि नहीं थी, उपजाऊ जगह नहीं थी, कृषि यंत्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो कुछ उन पे पर्याप्त था, पर्याप्त साधनों से भी थोड़ी थोड़ी कृषि कार्य करने लगे थे। और उसके बाद जो चौथा स्तर था उनका, वो औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था थी। पूर्ण रूप से औद्योगिक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी आवश्यकताओं के लिए वो छोटे छोटे कार्य प्रौद्योगिकी रूप में करते थे। और उसको जो कृषि कार्य करते थे वो प्रौद्योगिकी में नहीं लग पाते थे, क्योंकि कृषि कार्य के साथ बहुत सारे लोगों को ये कार्य करने को होता था। और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे चलाते थे, वो उससे बेचकर अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, चाहे वो कृषि कार्य हो कि उस समय की अर्थव्यवस्था हो, चाहे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, तैसे तैसे उनका आर्थिक विकास होता गया। धन्यवाद।